हो गए। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध होता भी है तो वो एक संयोग समझे। इस कहानी का उद्देश्य शिक्षा देना ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर में मेरा छोटा देवर था जो सबका लाडला था। उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैं भी बच्चा समझकर उसे गले लगा लेती। वो रोज रात को मेरे कमरे में आता और खूब बातें करता। जब मेरे पति रात को घर आ जाते तो वो अपने कमरे में चला जाता। एक रात मेरे घर वाले रिश्तेदार की शादी में चले गए। मैंने देवर को बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया और जो मेरे देवर ने किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे देवर ने मेरी शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में लेकर आए। 15 साल का राजेश कुछ शर्माया सा मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी अजय के साथ मंगनी हुई है तब से ये मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीने के अंदर की शादी ने मुझे बौखला कर रख दिया था। अभी 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा सुना दिया था। राजेश काफी शर्मीला सा लड़का था। अब भी मेरे सास के पीछे छुपा उनके पल्लू को अपनी उंगली में लपेट रहा था और चोर नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़कियों की तरह कितने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरे बाद फिर वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर इस बात पे सिर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। अजय की 2 छोटी बहनें थी। उनसे छोटा मेरा देवर राजेश था। अजय बहुत प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे और ससुराल वाले भी बहुत प्यार करने वाले थे। देवर को छोटा भाई समझकर मैंने पहले उससे बात करनी शुरू की थी। वो था तो 15 साल का, लेकिन भरे हुए बदन और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वो मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में भी वो बिना हिचकिचाए आता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देख के उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी रंगत देखकर न जाने कुछ शक सा होने लगा। ऐसा भी वो क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही चैनल बदल दिया और अब वो घबरा रहा है, जैसे कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि वो टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल से वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया और ना में सिर हिलाते हुए कहने लगा, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो चैनल लगाओ। जब उसने उस चैनल को लगाया जो वो देख रहा था, मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सुन्न हो गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने गुस्से से राजेश की तरफ देखा और बोला, तुम ये देखते हो टीवी पर? मैं रात को तुम्हारे भाई को बता दूंगी। वो मेरे गुस्से पर गुमसुम हो गया। मना करने के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, ये देख के तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? इतनी डरावनी शक्ल सूरत देखते हो तुम। वो कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई। उसने मुझसे तुरंत माफी मांग ली और कहने लगा, अब कभी नहीं देखूंगा। मुझे मेरा ससुराल सीधा साधा लगता था। नंदे भी मेरे साथ प्यार से रहती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारी खुशी सिर्फ एक दिखावा है और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जिसे सोचकर ही एक औरत डर से कांपने पर मजबूर हो जाए, जिसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाए जिनको सहना ही मौत के बराबर हो। मेरे भाई बहन में सबसे छोटी मैं थी, इसलिए मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते
और जब मैं उनके पास जाती तो मुझसे कहते कि तुम छोटी हो, हम बड़ों में तुम्हारा क्या काम। मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे राजेश को देखकर मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों की नजरों में कुछ नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि मेरी दोनों नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो एक दूसरे के साथ साथ ही रहती थी, इसलिए मैं अपनी नंदों से ज्यादा राजेश की तरफ ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना बना देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती थी, उसके साथ खेल भी खेल लेती थी, ताकि जो तकलीफ मैंने सही है वो राजेश न सहे। एक दिन वो मेरे कमरे में आया तो अजय के आने का वक्त हो गया था। मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहन के मेकअप कर रही थी। जब राजेश मेरे कमरे में आया तो मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से गुलाबी कलर की लिपस्टिक उठा के मुझे पकड़ाकर कहने लगा, भाभी ये लगाओ, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक ये सोचकर पकड़ ली कि छोटा बच्चा है, इसका दिल क्यों तोड़ा। लेकिन वो तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहते हुए आहिस्ता से मेरे गले लग गया। पहले तो मैं उसकी इस हरकत से हड़बड़ा सी गई थी। मेरा दिल थम सा रह गया। मैंने फौरन उसे खुद से पीछे कर दिया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा सा गया। भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप अपनी बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हो। लेकिन अगर आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया है तो मैं माफी चाहता हूँ। उसने गर्दन झुकाकर बड़ी शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अपनी सोच छोटी लगने लगी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग गया था और मैं कितना गलत सोचकर बैठी थी। कितना बेरहमी से मैंने उसको खुद से अलग किया था। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में, मैं कैसी बदलिहाज हूँ। भाई बहन वाले प्यार को धुतकार देती हूँ। मैं खुद से शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। इसलिए अगले दिन मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी। अब वो पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता था। मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लाता। मुझे ना जाने उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर का एक मन मुझसे ये कहता कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन एक बात सच है कि खाली समय इंसान का खुला दुश्मन होता है। और मेरे अंदर का दूसरा मन कहता था, वो छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन समझता था। मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में मैं दुबली पतली सी थी। वो मेरे साथ खड़ा रहता तो कद में मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। एक दिन वो स्कूल से घर आया था तो मैं किचन में खाना बना रही थी। सीधा किचन में आया और मेरे साथ काम करने लगा। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं किचन की गर्मी में रोटी बनाते वक्त पसीने से भीगी हुई चूल्हे के सामने खड़ी थी। राजेश, पीछे खड़े रहो मुझसे, देख नहीं रहे हो मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने ऐसे टोका तो पीछे हट गया। कहने लगा कि आप क्यों हर वक्त इतना काम करती रहती हो, कभी तो काम से छुट्टी लिया करें। उसने बात को बदल दिया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर एक इंसान के दिल में घर कर जाऊं। यही कारण था कि मैं अपने गुस्से को भी निगल जाती। इसलिए राजेश की इन हरकतों पर नाराज होने की बजाय मैं उसे मुस्कुरा कर कहने लगी, जब तुम्हारी बीवी आएगी तब मैं जरूर छुट्टी करूंगी और फिर वही काम करेगी। मेरी इस बात पे वो कहने लगा कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेकर आना। मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह कहते हुए वो मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था। फिर अचानक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए न जाने किस मकसद में था कि पहली बार मुझे उसकी नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी थी। मेरे पूरे शरीर में कुछ सनसनी सी दौड़ने लगी। मेरी हालत कुछ अजीब सी होने लगी और मैं अपना दुपट्टा फैलाकर संभालने लगी। मुझे उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा।
मैं एकदम से पीछे हट गई। फिर वो बोला, मेरा बस चले, मैं आपसे काम भी ना करवाऊं, रानी बनाकर रखूं, इतनी अच्छी लगती हैं आप मुझे। मेरे दिल की धड़कनें मानो किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह बेकाबू हो गई हो। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी अजय ने भी नहीं की थी। वो एकदम से मुझसे पीछे हट गया। उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया। वो कहने लगा कि आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें। वो नवाब थोड़ी हैं। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती हैं और दोनों बहनें बैठ के टीवी देखती रहती हैं। वो बात को बदलने में शायद माहिर था। अपना बात करने का अंदाज भी 1 मिनट में बदलता था। मैं राजेश की बातों में उलझने लगी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वो किचन से बाहर निकल गया तो मैंने सुकून की सांस ली। कुछ दिन तो मैं उससे डरती रहती। मुझे अब उसकी नजरें चुभने सी लगी थी। मैंने एक बार अजय से कहा कि राजेश अब बड़ा होता जा रहा है, उसे बैठने उठने का ढंग होना चाहिए कि किसी के साथ कैसे रहते हैं। लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। जैसे वो माँ के गले लग जाता है वैसे मेरे भी गले लग जाता है। अजय, मुझे ये सब बुरा लगता है। मैंने ये बात अजय से इसलिए की थी कि वो राजेश को समझाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नजर में बुरी बन जाऊं। अगर राजेश को डांटती तो वह जरूर सास और ननद को डांटने की बात कहता। फिर वो यही समझते कि मैं घर वालों के मन में नफरत पैदा कर रही हूँ। हाँ, अगर अजय राजेश को मना करते तो जरूर किचन में आना बंद कर देता, क्योंकि बहू के बदले से रवैये को ससुराल में सब चार आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पे ये इल्जाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए ये सब कर रही है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, इसलिए ये सारी बातें अजय को राजेश को समझानी चाहिए थी। लेकिन अजय तो मेरी बातें सुनकर हंसने लगे, कहने लगे, तुम भी ना अजीब बातें करती रहती हो। अरे इतना सा बच्चा है वो, तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है और तुम हो की बात को कहाँ लेकर जा रही हो। इस बात को आम समझ के छोड़ दिया। मैं अब यही सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वो मुझे बहन समझता है, मैं उसको छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नजरें और बातें अजीब सी होती हैं। ये बात तो माँ भाई बहन को समझानी चाहिए थी कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का भी पालन करना जरूरी होता है। ये बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही, तो वो भी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम हो ही इतनी अच्छी। अजय के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए। मेरी तो यही दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास ने इस बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया। मैं चुप की चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति ने इस बात को हल्के में लेने का परिणाम मैंने बहुत बुरा सहा। मैंने खुद से ही ये सोच लिया था कि मैं खुद ही राजेश से फासला कायम रखूंगी। मैंने राजेश के कमरे में जाना छोड़ दिया। उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। यह बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा कि क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं तो। कहने लगा फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा बस आजकल काम में ज्यादा व्यस्त रहती हूँ, इसलिए। मेरी बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर जो ये काला तिल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि उसे देखता रहूं। मैंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बुरी बात है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें देखते हैं। मेरी बात पर वो संभल सा गया और फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ सुस्त सी थी और चक्कर भी आ रहे थे। जब अजय मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी।
दी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी। अब किचन का सारा काम मेरी 2 नंदे और सास संभालने लगी। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता। एक रात मेरी सास, पति और ननद रिश्तेदार की शादी में जाने को तैयार थे, लेकिन शादी दूसरे गांव में थी। डॉक्टर ने मुझे सफर के लिए मना किया था और राजेश न जाने क्यों एग्जाम की बात करके घर पे ही रुक गया। कहने लगा, कल स्कूल में एग्जाम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अपनी माँ के घर जाने का सोच रही थी, मगर राजेश की वजह से सास ने मुझे कहा, रात तक हम लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही खत्म हो जाएगी। मैं यही चाहती थी कि बहू होने का फर्ज जितना हो सके उतना मैं अदा कर सकूं, इसलिए मैं सास की बात मान गई और रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। दरवाजा भी लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर अजय और सास भी शादी से निकलने वाले ही थे कि अचानक से बारिश के काले बादल रात को और भी अंधेर कर गए। ऐसी तूफानी बारिश शुरू हो गई कि अजय ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, हम सुबह ही पहुँच पाएंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि राजेश को बादलों की गरज और तेज बारिश से बहुत डर लगता है, वो अकेला डर न जाए, इसलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भला उसे अपने कमरे में क्यों सुलाने लगी। मैंने कहा, अजय, वो इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे राजेश को अपने कमरे में सुलाना ठीक नहीं लग रहा था। अजय इस बार गुस्से में बोले, ये क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने की रट लगाती रहती हो? वो बच्चा ही है, उसकी सोच बच्चों जैसी ही है। मेरे साथ कृपा करके बहस मत करो और जो कह रहा हूँ वो करो। अजय ने फ़ोन काट दिया, लेकिन मैंने फिर राजेश को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेट कर सो गई। रात को ना जाने वो कौन सा पहर था जब बादल इतने ज़ोर से गरजे कि जैसे कहीं बिजली गिरी हो। मैं भी डर के मारे उठकर बैठ गई थी। साथ में लाइट भी चली गई और अचानक मेरा दरवाज़ा इस तरह ज़ोर से खटका कि मैं डर के मारे उछलकर रह गई। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं राजेश हूँ, मैं राजेश हूँ भाभी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंधेरे में अंदाज़ा लगाते हुए दरवाजे तक पहुँची। मेरी कमर में तकलीफ़ थी और कुछ दिन से मैं कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च पकड़ के राजेश डरा हुआ सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। फिर अजय ने भी कहा था कि उसे अपने कमरे में सुला देना। वो इस वक्त एकदम डरा हुआ सा लग रहा था। मैंने उसे कमरे में आने दिया। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। यह कहकर वो मेरे गले लग गया। वो इस वक्त हद से ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाया कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं ऐसा समझा ही रही थी कि मुझे महसूस होने लगा कि उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी गिरफ्त में लेते हुए मजबूत होने लगे थे। मुझे लगा कि डर के मारे उसने मुझे माँ या फिर बड़ी बहन समझ के मुझे पकड़ रखा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर अजीब तरीके से चलने लगे। मुझे झटका सा लगा। उसकी पकड़ और मेरी कमर पर उसकी चलती हुई उंगलियां मुझे और ही कुछ समझा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे मेरे वजूद पर अंगारे से सुलगने लगे हैं। मैंने उसे धकेल कर खुद से अलग किया। तभी अचानक से लाइट भी आ गई। बारिश का शोर भी कम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान अब थम चुका है। राजेश की तरफ देखा तो उसका बर्ताव बदला हुआ सा लगने लगा। वो जरा सा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अब जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान भी थम चुका है। लेकिन वो अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक थमा नहीं है। एक बार वो थम जाए तो चला जाऊंगा। उसकी बातें सुन के मैं थम सी गई थी। वो कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी हरकतें कुछ भी बचकानी नहीं थी। वो मेरे करीब आने लगा। राजेश, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? होश में तो हो
कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 ही बहनें हैं। आप तो मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपके साथ मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी जैसे कोई मेरे कानों में गरम पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। राजेश में और एक हवस वाले मर्द में फर्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम माँ जैसी भाभी पर नजर रखते हो। मैं चिल्ला कर बोली, लेकिन वह बिना डर के मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको माँ समझा ही कब था? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैंने कई बार आपको ये बताया भी। आप शायद भूल रही हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं उसके आगे बेबस लग रही थी। मैं पेट से भी थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत भी अंधेरी की तरफ बढ़ रही थी। मेरा रोना, उसके आगे बेबसी से हाथ फैलाना, इनकार करना कुछ भी मेरे काम नहीं आया। वो रात मेरे लिए एक काली रात बनकर आई थी। उसने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी थी। मैं बहुत रो रही थी। राजेश ढीठ बनकर मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो होने वाले अंजाम की आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी। उस वक्त मैं 2 तकलीफों को सह रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था और दूसरी मेरी रूह भी कांप उठी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल के मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से उसे कहा कि दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात अजय को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी कि तुम जैसे कमीने को बच्चा समझते हैं। वो मेरी इस बात पर घबराया नहीं, बल्कि कहने लगा कि आप ये शौक भी पूरा करके देख लें, लेकिन आपकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपने आप को बचाना चाहती हो तो अपनी जुबान बंद रखें। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा तो कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मन में ख्याल आया कि किचन से तेज धार वाला चाकू लेके राजेश को जान से मार दूं। देवर और भाभी के रिश्ते के दरमियान की लकीर को उसने मिटा दिया था। डोरबेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागते हुए बाहर आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अजय, मेरी सास और नंदे खड़ी थी। मैं अजय के गले लगकर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं दर्द से तड़पने लगी। अजय परेशान से हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो राजेश मेरे पास बैठा था और मेरी सास मेरे सिर के पास बैठी थी। वो कहने लगी, बहू, जब तुम्हें कहा था कि आराम करना है तो क्यों घर के सारे काम कर रही थी? खाना तो हम बना कर गए थे। देख लिया तुम्हारे काम करने का नतीजा। भगवान ने तुम्हारे बच्चे को बाल बाल बचाया। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ राजेश ने ही बोला था कि मैं घर के काम कर रही थी। मैं रोने लगी और बोली, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले मैं कुछ कह देती, मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरी नंदे राजेश के साथ अंदर आ गई थी। राजेश शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझा था माँ कि भाभी बहुत बहादुर होगी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकली। बारिश इतनी गिरी कि रात भर मुझे इन्हें संभालना पड़ा। अब भी सब लोग उसकी बात को ध्यान लगाकर सुन रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर अजय को सब सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने अजय को सब सच बताया तो अजय ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे मारा। कहने लगे, तुमने मेरे छोटे और मासूम से भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है, उसे इस बात का कुछ पता भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि मैं तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हें सच्चा कहूँगा। मैं तुम्हें सच्चा कहकर अपने परिवार से अलग नहीं हो जाऊँगा। अगर मेरे बच्चे की माँ ना बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्जाम लगाने वाली? मैं अब फटी फटी आंखों से अजय की तरफ देख रही थी।
क्या वो यही अजय थे जो कभी मुझसे मोहब्बत करते थे, या फिर उनकी वो मोहब्बत इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की हरकतें हंसकर बर्दाश्त करती थी। मेरी घर में क्या जगह थी ये आज मालूम पड़ गया था। मैंने जो अब तक किया था वो सब बेकार हो गया था। उन्हें कभी भी मेरी इन बातों पर भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर ज़्यादा भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला किया। अजय ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे बैग उठाए हुए देखकर बोली, कहाँ जा रही हो बहू? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजय उल्टा माँ जी से कहने लगे, जाने दे उसे, उसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है, मायके जाकर शायद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। ये ना तो कोई पति पत्नी के बीच होने वाली आम लड़ाई थी और ना ही कोई आम बात थी जिसे मैं यूं भूल कर बैठी रहती। मैंने रिक्शा पकड़ी और अपने मायके आ गई। मैंने अपनी माँ पिताजी को इस घटना के बारे में बता दिया तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम कैसी पढ़ी लिखी होने के बाद भी इन बातों को समझ नहीं सकी कि जब अकेले रहते हैं तो अजनबी यानी कि गैर मर्दों के पास नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो अपना देवर ही क्यों ना हो। देवर को अपना करीबी रिश्तेदार समझकर कभी भी तन्हाई में उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। देवर और भाभी के बीच में ऐसे एकांत में होने वाली मुलाकात बाद में तकलीफ भी दे जाती है। तुमने कैसे उसे करीब आने दिया? मेरी माँ मुझसे कहने लगी, जब तुम्हें उसके बर्ताव में कुछ अलग महसूस हो रहा था तो तुम्हें शुरू से ही उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी, वरना ये जो बात जो मुझे अब बता रही हो वो पहले कहती तो मैं तुम्हें समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए था। तुमने तो राधा अपना घर ही बर्बाद कर लिया। अपने घर वालों को खुश रखने के चक्कर में सब कुछ खो चुकी हो। मेरी माँ भी अब मुझ पे गुस्सा कर रही थी, पर क्या सिर्फ मेरा ही कसूर था? मैंने तो अजय से भी बात की थी और अपनी सास से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और दोनों के बीच फासला भी जरूरी होता है। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। वो राजेश ही था। कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दो और घर वापस आ जाइए। मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। असल में मुझे मेरे दोस्त गंदी फिल्में दिखाते थे। एक दिन जब आपने मुझे चैनल बदलते देखा था तब मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि वो गंदी फिल्म ही देख रहा था। बस ऐसी चीज़ें देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए और वापस लौट आइए। मैंने कहा, जो तुमने किया वो गलती नहीं, गुनाह था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है, जो तुम्हारी दिन भर की हलचल पर नज़र नहीं रखते और आंखें बंद करके तुम्हें बच्चा समझ बैठे थे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे बेटा हुआ और मैंने अजय से तलाक ले लिया। ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई इंसान ऐसा ही होता है जो देवर और भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को नहीं समझता। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी जब बच्चा समझकर मैंने छोटे देवर को अपने कमरे में सुलाया कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी